हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीडीपी विद वानी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आज की जो क्लास है वो उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमारी एचटेट की सीरीज चल रही है तो उसी की क्लास 6 है हमारी। ठीक है, जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, शुरू करते हैं। तो जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हम पिछली क्लास में 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं अपने प्रीवियस ईयर के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ पे शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, यानी कि 51st क्वेश्चन जो है आज का, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेट, यानी कि लेटर चाइल्डहुड जो पीरियड है बच्चे का, उसमें कौन सा एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं है पूछा यहाँ पे, सोशल बिहेवियर। ठीक है, नॉट पूछा है यहाँ पे, तो इस पे फोकस करना, नॉट पे। यानी कि निम्न में से कौन सी बाल्य अवस्था के बच्चों की उपयुक्त सामाजिक व्यवहारिक विशेषता नहीं है। कॉपरेशन यानी कि सहयोग, सिंपैथी सहानुभूति, एम्पैथी परानुभूति, या ईगोसेंट्रिज्म अहम केंद्रित। देखो, कॉपरेशन करना बच्चा सीख जाता है जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में आ जाता है। सिंपैथी और एम्पैथी की फीलिंग बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। बट ईगोसेंट्रिज्म कौन सा होता है? ईगोसेंट्रिज्म का मतलब हमने पियाजे की थ्योरी में जब हमने स्टेजेस डेवलपमेंट की डिस्कस करी थी, उसमें हमने अर्ली चाइल्डहुड में पढ़ा था कि बच्चे के अंदर एक ईगोसेंट्रिज्म की फीलिंग होती है। किसमें पढ़ा था हमने? अर्ली चाइल्डहुड में। और वो ईगोसेंट्रिज्म की जो फीलिंग होती है वो क्या होती है कि जो बच्चा है वो दूसरे के पर्सपेक्टिव, यानी कि दूसरे के विचारों को नहीं समझ पाता। उसे सिर्फ जो चीज उसे चाहिए वो उसको उस टाइम चाहिए होती है, या जो चीज उसे पसंद है वो बाकी सबको पसंद होनी चाहिए। ये था हमारा ईगोसेंट्रिज्म। और एक था हमारा एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म, वो हमारा एडोलेसेंस स्टेज का था। तो इसमें पूछा है कौन सा सोशल बिहेवियर जो लेटर चाइल्डहुड के चिल्ड्रन है उसके अनुसार अप्रोप्रिएट नहीं है, यानी कि उपयुक्त सामाजिक व्यवहारिक विशेषता नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि अहम केंद्रित। ठीक है, आप चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऐसे टाइप क्वेश्चंस। तो ऐसे टाइप क्वेश्चंस हमारे कौन से होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा, जिसमें हमें डीप नॉलेज देनी पड़ती है, या डीप नॉलेज हमें क्या करना पड़ता है, एक या किसी लैंग्वेज के थ्रू हमें उसको या तो रिटन फॉर्म में या ओरल फॉर्म में हमें देना होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, नॉट पे फोकस करना, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का रूप नहीं है। ठीक है ना, तो डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव का तो हो गया भाई पूरी तरीके से अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करना। ठीक है, एनालिटिकल यानी कि चीजों को पार्ट्स में डिवाइड कर कर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना। ठीक है, फिर आता है हमारा क्रिटिकल, ठीक है, आलोचनात्मक तरीके से। ठीक है, और एक आ जाता है हमारा रिकॉग्निशन, यानी कि प्रत्यभिज्ञानात्मक। ठीक है, तो जो हमारा इसका आंसर होगा वो होगा रिकॉग्निशन यानी कि प्रत्यभिज्ञानात्मक, यानी कि जो हमारा ऐसे टाइप यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है। तो हमारा कौन सा नहीं है? रिकॉग्निशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग इज द बेसिस ऑफ पावलोव लर्निंग थ्योरी। देखो, पावलोव की हमने थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है, हमने स्किनर की थ्योरी पढ़ी, हमने थॉर्नडाइक की थ्योरीज को पढ़ा। तो इसने पूछा है कि जो पावलोव की लर्निंग थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी, कौन से लर्निंग स्टाइल पे वो बेस्ड थी। तो हमने पढ़ा था जो पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, यानी कि उन्होंने बोला कि बच्चे की एक इंडिविजुअल की कंडीशनिंग की उन्होंने बात करी है, उन्होंने कोई कॉन्सेप्चुअल की बात नहीं करी, उन्होंने कोई इंसाइट, यानी कि इंसाइट जो थ्योरी है वो तो हमें गेस्टाल्टिज्म जो हमारे लोग थे उन्होंने दी थी। तो इमिटेटिव स्टेज का यहाँ पे कोई नहीं है। उन्होंने बोला कि एक इंडिविजुअल की कंडीशन कर दी गई। जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा कि जो डॉग था, डॉग की लार किससे आती थी? डॉग की लार आती थी, उसे जैसे ही खाना दिखता उसकी लार आनी शुरू हो जाती। ठीक है, धीरे धीरे क्या किया गया? बेल को लाया गया।
ठीक है, बेल के साथ खाना आता और खाने को देख के लार आती। और कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि बेल के आते ही, बेल बजते ही जो डॉग है उसके मुंह से लार आना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, ये एक कंडीशनड थ्योरी थी जो कि पैवलव ने हमें दी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कंडीशनड थ्योरी या कंडीशनड लर्निंग थ्योरी, जो थी हमें पैवलव ने दिया था, जिसको कि हमने क्लासिकल कंडीशनिंग कहा। ठीक है, यानी कि अनुबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दिस कंसेप्ट इज कॉइन्ड बाय विच साइकोलॉजिस्ट। हमने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को पढ़ा। ठीक है, हमने जेडपीडी पढ़ा, हमने इसके फोल्डिंग के बारे में पढ़ा, हमने मोर नॉलेजेबल अदर, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये हमें एक थ्योरी में देखने को मिले थे, जो थी वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी, सोशियो कल्चरल थ्योरी जो हमने पढ़ी थी। सोशियो कल्चरल थ्योरी हमें क्या कहती है, हमें कहती है कि भाई जो एक इंडिविजुअल है वो अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करके चीजों को समझता है और फिर जाके कहीं ना वो उसकी डेवलपमेंट होती है। तो उसी में हमने यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसको कि हम जेडपीडी या जीपीडी कह देते हैं, उसके फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, मोर नॉलेजेबल अदर यानी कि MKO का कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो इन्होंने बोला है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो किसने दिया कॉन्सेप्ट, तो वो लेव वाइगोत्स्की ने हमें कॉन्सेप्ट दिया। समीपस्थ विकास का क्षेत्र का संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो वाइगोत्स्की। ठीक है, ये सारी चीजें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है क्या, स्कैफोल्डिंग क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर क्या है, ये चीजें मैं आपको थ्योरीज में करा चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर नेगेटिवली अफेक्ट लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अब देखो यहाँ पे नॉट या कोई एक्सेप्ट इस तरीके यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड यूज हुआ है जो कि है नेगेटिवली, तो यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना होगा क्वेश्चन को पढ़ते वक्त, आंसर करते टाइम। ठीक है, तो इन्होंने बोला है वो कौन सा फैक्टर है जो कि लर्निंग को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, कौन सा है, प्रैक्टिस। नहीं भाई, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे कंसेप्ट्स और ज्यादा क्लियर होंगे और रिफाइंड होंगे, तो प्रैक्टिस तो हमारा पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। ठीक है ना, विल पावर या मोटिवेशन हम कह सकते हैं, दोनों ही हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अगर इंसान अंदर से ही उसकी विल पावर नहीं होगी या अंदर से ही वो किसी चीज को रेडी करने के लिए रेडी नहीं होगा तो वो उस चीज को नहीं कर सकता। तो विल पावर तो हमारा पॉजिटिव इफेक्ट हो गया, मोटिवेशन भी हमारा पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। तो फैटीग यानी कि थकान, अगर एक इंडिविजुअल थका हुआ रहेगा तो उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा, ना ही वो किसी चीज की फिजिकल एक्सरसाइज कर पाएगा, ना ही उसका जो कॉग्निटिव लेवल है वो भी वर्क कर पाएगा। ठीक है, वो थका रहेगा, बोर्डम फील करेगा हर टाइम पे। तो फैटीग जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट करता है किसको, हमारे लर्निंग को, यानी कि थकान। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस बिगिंस फ्रॉम, देखो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग की जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसी में हमने पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से प्रोसेस होता है, यानी कि विकास की क्या प्रक्रिया है। तो हमने देख लेते हैं, कॉन्सेप्शन टू मैच्योरिटी, गर्भाधान से परिपक्वता तक, बर्थ टू मैच्योरिटी, जन्म से परिपक्वता तक, कॉन्सेप्शन टू डेथ, गर्भाधान से मृत्यु तक, या बर्थ टू डेथ, जन्म से मृत्यु तक। तो जो डेवलपमेंट है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, हमने ये पढ़ा था, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम पूरी जो भी हमारी लाइफ होती है उसमें हम हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और कब से लेके कब तक, कॉन्सेप्शन से लेके कहाँ तक, डेथ तक हमारी डेवलपमेंट होती रहती है। जब हम वूम में होते हैं यानी कि गर्भ में होते हैं मदर की, तब भी जो डेवलपमेंट है हमारा हो रहा होता है, हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, हमारे अंदर के मसल्स जो है पूरी जो एक ह्यूमन फॉर्म ले रहा होता है। तो उस टाइम से लेकर जो है हमारा डेथ तक हमारा जो डेवलपमेंट है वो यानी कि विकास जो है वो विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, कॉन्सेप्शन टू डेथ, यानी कि गर्भाधान से मृत्यु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 90 to 110 रेंज ऑफ IQ रिप्रेजेंट विच इंटेलेक्चुअल कैटेगरी। 90 से 110
बुद्धि लब्धि प्रसार किस बौद्धिक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। हमने ये देखा था कि जो हमारे एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, जो अबव एवरेज होते हैं, तो मैंने पढ़ा था कि जो एवरेज आईक्यू के जो बच्चे होते हैं वो 90 to 110 के बीच का जिनका आईक्यू लेवल होता है वो होते हैं हमारे एवरेज स्टूडेंट्स। आईक्यू के क्लास में हमने अपने पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा कि आईक्यू इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया, मेंटल एज किसने दिया, आईक्यू का फॉर्मूला क्या है। हमने ये सारी चीजों को पिछली क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो जो 90 to 100 रेंज के जो बच्चे हैं जिनका आईक्यू है वो कौन से आईक्यू के बच्चे हैं? एवरेज आईक्यू के, यानी कि औसत आईक्यू के बच्चे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which name of late childhood does not refer to influence of peers in the process of socialization? यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया में साथियों का प्रभाव उत्तर बाल्य अवस्था के किस नाम को संदर्भित नहीं करता। देखो कौन से ये जो नेम्स दे रखे हैं इसमें ऐसा कौन सा नाम है जिस जो सोशलाइजेशन के प्रोसेस में ना पीयर्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। अब देखो गैंग एज की हम बात करते हैं तो गैंग एज कौन सी होती है? जब बच्चे दोस्तों यानी कि ग्रुप्स में रहना शुरू कर देता है, उस टाइम पे जो बच्चे का सोशलाइजेशन को जो उसके पीयर्स हैं वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, पॉजिटिव भी करते हैं और नेगेटिव भी करते हैं। तो यहाँ पे तो पीयर्स का पूरा इन्फ्लुएंस है किसमें? सोशलाइजेशन में, यानी कि समाजीकरण में। अगर हम एज ऑफ कन्फर्मिटी की बात करें, देखो इसमें क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल है ना वो अपने आप को लोगों के अनुसार ढाल लेता है, उसका जो सोशलाइजेशन हो जाता है उस कैटेगरी में आने के लिए वो दूसरों की तरह क्या कर लेता है? अपने आप को सोशलाइज कर लेता है। तो इसमें भी उनका पूरा रोल है। प्ले एज की अगर हम बात करें, प्ले एज में क्या होता है? बच्चा प्ले एज कौन सी स्टेज है हमारी? अर्ली चाइल्डहुड। उसमें क्या होता है कि जो बच्चा है खेलता है अपने दोस्तों के साथ, फिर उनको भूल जाता है और फिर अपने पेरेंट्स के पास आ जाता है। तो इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं है उनके पीयर्स का या किसी भी सोसाइटी के एक इंडिविजुअल का। और ट्रांजिशनल एज जो कि हमारा एडोलेसेंस पीरियड का है, उस टाइम पे जो पीयर्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा अफेक्ट रहता है। हमने पढ़ा है कि जो इस टाइम जो एडोलेसेंस पीरियड की जो ट्रांजिशनल एज होती है उस टाइम पे जो इंडिविजुअल होता है वो मोर इंक्लाइंड टू देयर फ्रेंड्स देन फैमिली। ये चीज हमने पढ़ी है कि वो अपने फ्रेंड्स की तरफ ज्यादा लुप्त है अगर हम कंपेयर करें उनकी फैमिली से। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा प्ले एज, यानी कि जो प्ले एज है उस टाइम पे पीयर्स का इतना इन्फ्लुएंस हमारे सोशलाइजेशन में नहीं रहता। ठीक है, अब आते हैं यानी कि खेल आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है हमारा लास्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is not correct in the context of development? डेवलपमेंट का फिर से आ गया। देखो अब ये क्या कह रहा है कि कौन सा नहीं है पूछा है, इसमें ध्यान रखनी है ये चीज। निम्नलिखित में से कौन से विकास के संदर्भ में सही नहीं है? डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स फंक्शनल चेंजेस, विकास के प्रकार्यात्मक परिवर्तन होते हैं, डेवलपमेंट पैटर्न इज प्रेडिक्टेबल, ऑल चिल्ड्रन डेवलप द सेम, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। देखो अगर मैं देखो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स फंक्शनल चेंजेस, हाँ भाई फंक्शनल चेंजेस डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, हमारे फंक्शनल चेंजेस जो कि हमारे प्रकार्यात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें डेवलपमेंट पैटर्न इज प्रिडिक्टेबल। हाँ भाई हमने प्रिंसिपल्स जब पढ़े थे तब हमने पढ़ा था कि भाई जो डेवलपमेंट है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि बच्चा बड़े होके इस तरीके का बनेगा, बट हम कुछ हद तक उस चीज का अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे का जो पर्सनालिटी है, चाहे वो फिजिकल पर्सनालिटी हो या इमोशनल पर्सनालिटी हो, वो किस तरीके की हो सकती है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। हाँ भाई जनरल टू स्पेसिफिक होती है, ये चीज हमने पढ़ी है सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल में भी हमने पढ़ा है। प्रॉक्सिमोडिस्टल में कि जो है जो हमारी डेवलपमेंट होती है या जो हमारी ग्रोथ होती है वो कहाँ से होती है? वो हमारी सेंटर से पेरिफेरी तक होती है। पहले हमारा हार्ट डेवलप होता है, फिर हमारा बोन डेवलप होता है। ठीक है, फिर जाके हमारे कहीं पहले हमारे ग्रोस मोटर्स डेवलप होते हैं, हमारी जो बड़ी मसल्स होती हैं, थाई की मसल्स होती है, हाथों की मसल्स होती हैं। ठीक है, हमारी बोन होती है, बैकबोन जिसको कि हम कहते हैं। ठीक है, पहले ये डेवलप होती है, फिर जाके कहीं हमारी फाइन मसल्स डेवलप होती है, हमारी फिंगर्स की मसल्स डेवलप होती हैं। तो ये क्या है? जनरल टू स्पेसिफिक जाता है हमारा डेवलपमेंट। फिर उसने बोला कि ऑल चिल्ड्रन डेवलप द सेम। नहीं भाई सारे चिल्ड्रन
सेम रेट पर डेवलप नहीं होते। देखा होगा आपने, कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ होते हैं जिनको थोड़ा सा टाइम लगता है बोलने में, कुछ बच्चे जल्दी खड़ा होना शुरू कर देते हैं, ठीक है, खड़े होकर वो चलना शुरू कर देते हैं, बट कुछ होते हैं कुछ ज्यादा टाइम ले लेते हैं खड़े होने में। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा गलत है कि ऑल चिल्ड्रन डेवलप द सेम। नहीं भाई, ऑल चिल्ड्रन हैव डिफरेंट पेस ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंट पेस होता है हर एक इंडिविजुअल का डेवलप होने में। पैटर्न हम सेम कह सकते हैं, एक डेफिनेट पैटर्न है डेवलपमेंट होने का कि भाई पहले बच्चा क्रॉल करेगा, फिर बच्चा खड़ा होगा और फिर जाके कहीं बच्चा दौड़ना शुरू करेगा। पैटर्न सेम है, डेफिनेट पैटर्न है, एक ही पैटर्न में बच्चा डेवलप होगा, चाहे वो हम इंडिया की बात करें या किसी और देश की बात करें, बट पेस इज डिफरेंट। पेस डिफरेंट हो सकता है एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट का, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑल चिल्ड्रन डेवलप द सेम। तो ये हमारा नेगेटिव हो गया पॉइंट डेवलपमेंट को लेकर, यानी कि सभी बच्चों का विकास एक समान होता है, नहीं भाई, सभी बच्चों का विकास एक समान नहीं होता। तो ये थी हमारी आज की ओवरऑल क्लास, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे, ठीक है। हम अच्छे से चीजों को, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।